बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुक़दतन मिन लिसानी। तमाम लोगों को बता दीजिए कि जो लोग क्लास में नहीं आएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं होगी। और आज ये सब की मैं एब्सेंट लगाने का इरादा रखता हूँ क्योंकि तुम लोगों ने काम नहीं किया। तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका व बिक़द्रि अज़मति ज़ातिका फ़ी कुल्लि वक़्तिन व हीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मीटिंग जी गया जितना ही आंदा मैं फॉरवर्ड कर देना वा ते बाकी तुसी ना टेंशन ना लो, अल्लाह माफ करे। तुसी कहना कोई गलत काम करन दे हो, मैं तो उससे बोले दूसरा विषय उनके आवा कि दिसंबर 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਚੱਲਣ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਥੀਸਿਸ ਜਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। इस साल के एंड तक सब कुछ क्लियर करो ताकि अगले साल तक जीरो तो असी शुरू करना वा और नाल डिजिटल मूव करन है थीसिस सिस्टम को, इसलिए उन्हें पुराने केस फटाफट जेड़ा वा ना क्लियर करने की गल करनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान। आज हमने बात करनी है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के हवाले से कि मुल्क की इंडस्ट्री की सूरत हाल क्या है। तमाम लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिए जो क्लास में नहीं आएंगे उनको मैंने भी कुछ देर बाद लॉक कर देना है और उसके बाद उनकी अटेंडेंस नहीं हो सकेगी। सीआर साहब सबको इन्फॉर्म कर दें जो क्लास में नहीं आएंगे उनकी अटेंडेंस नहीं हो सकेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी पाकिस्तान की ये आप देख रहे हैं कि ये कोयले से चलने वाले बिजली घर हैं, ये हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ये केमिकल प्लांट है, ये केमिकल प्लांट है सल्फा वगैरह के। अब हमने आज इंडस्ट्रीज़ के हवाले से पॉलिसीज़ के हवाले से गवर्नमेंट के ऊपर बात करनी है कि गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया है और क्या इंडस्ट्री का सेटअप है, क्या सूरत हाल है। इंडस्ट्री क्यों हमारे मुल्क में अभी तक अपना बोझ उठाने में से कासर है, क्यों नहीं इंडस्ट्री जो है वो भी डेवलपमेंट की स्टेजेस पे पहुंच सकी, क्या वजह थी, इंडस्ट्री को क्या मसाइल हैं, कैसे वो हल हो सकेंगे, गवर्नमेंट का उसमें रोल क्या है, गवर्नमेंट उसे कैसे टैकल कर सकती है, गवर्नमेंट उसमें सारे मामले को कैसे हैंडल करेगी। ये सारी बातें आज हमने यहाँ पर डिस्कस करनी है। वन बाई वन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं जनाब के पाकिस्तान के इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी की को जब उन्हें डिस्कस करना है तो इसके कंटेंट्स कैसे बनाएं, क्या क्या हमें इसकी सूरत हाल डिस्कस करनी चाहिए कि जिसमें ये हमारा सारे का सारा मामला जो है वो क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम देखेंगे इंडस्ट्रियल पॉलिसी हुकूमत की क्या है, फिर पॉलिसी जाहिर है कि ये 2020 के लिए होगी, 19 के लिए होगी, इससे पिछली 18 के लिए होगी, इससे पिछली जो है वो 2017 के लिए होगी, फिर 16 के लिए। एक एक साल के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है तो हम देखेंगे कि इन पॉलिसीज में क्या बेहतरी हो सकती है, कैसे हमने इसको सारे को हैंडल करना है, क्या इसमें बेहतरी हो सकती है। नंबर 3 फिर पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्रीज क्या हैं और उसके बाद रोल ऑफ इंडस्ट्रीज क्या है और उसमें जनाब इकोनॉमी को कैसे बेहतर किया जा सकता है। कंपैरिजन विद अदर कंट्रीज देखेंगे, इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ लेकिन पहले उसकी इकोनॉमी का जो साइज था वो तकरीबन 3 टाइम था हमसे। इस वक्त उसकी इकोनॉमी का टाइम जो साइज है वो हमसे 8 गुना है। और कल की लेटेस्ट बात में आपसे शेयर कर रहा था कि अभी वहाँ पर सैमसंग जो है नया प्लांट लगा रहा है असेंबली का, और उसके बाद जनाब गूगल वाले वहाँ नया प्लांट लगा रहे हैं। कोविड-19 के हवाले से बड़ी उनकी अंदर डेवलपमेंट है, उनको रास आ गया कई ट्रिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट वहाँ आ गई है। तो वजह क्या है कि हमारे पढ़े लिखे लोग इतने हैं नहीं, जबकि इंडियंस जो है वो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन ही है, तो ज़ाहिर उसने अपने मुल्क को करना है, उसने पाकिस्तान को तो नहीं करना। या इसी तरह जो बाकी बड़ी पोस्टें हैं, आप किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, एक आध अंग्रेज के बाद उसके बाद सिंह और उसके बाद राजपूत आपको मिलने शुरू हुए थे। सारे इंडियन मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ में, यूके में, यूएसए में ये पढ़े लिखे लोग। हालांकि एक मामूली सी बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, अमिताभ बच्चन जो है वो एक डांसर और जो भी बिग बी बड़ा नाम है इसके हवाले से फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, उसका बाप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी था। हिज फादर वाज पीएचडी फ्रॉम
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उस दौर में वो बाबा पढ़ा लिखा था, उस दौर में भी उनको इस बात का एहसास था कि यार हमने अपने लोगों को तालीम दिलवानी है। तो जब ये लोग इस शुबे में चले गए हैं, दुबई में देख लें तकरीबन इस वक्त वहाँ पर 17 के 18-20 लाख के करीब उनकी अपनी जाती आबादी है, 67 लाख के करीब वहाँ पर इंडियन है, और इसी तरह 20-25 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ पर है। तो वो जो बाकी गैर मुल्की है और उसके बाद बाकी गैर मुल्की आते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि सारा मामला जो है वो इसी तरह हांगकॉन्ग में देख लें, उसी तरह सिंगापुर में देख लीजिए, मलेशिया में देख लें, बाकी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ इदारों में देख लें, तो वो सारे के सारे इंडियंस ही हैं। तो मैंने एक मुल्क में गया तो मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पर जनाब वो ट्रेन के अंदर बैठे मुझे साहस हुआ, जो ट्यूब ट्रेन है, कि मोस्टली जो जॉब्स पे सुबह 8 बजे जा रहे हैं 2 इंडियंस, वो इंडियंस है। तो मैंने उनसे पूछा पाकिस्तान क्यों तरक्की नहीं कर रहा, तो उसने कहा यू ऑलवेज कम फॉर टैक्सी लाइसेंस, कि आप पाकिस्तान में आके यहाँ गाड़ी चलाना चाहती हैं, आप पढ़ने लिखने के लिए तो आते ही नहीं। तो जब हम जो है वो आते हैं ऑलवेज लुकिंग फॉर सर्विस, तो हमारे जो है वो इसी वजह से प्रॉब्लम है कि तालीम नहीं है। रोल ऑफ इंडस्ट्रीज इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, बैकबोन होती है इंडस्ट्री की, इंडस्ट्री जो है किसी भी इकोनॉमी की। उसके बाद है जी कंपैरिजन अदर अदर कंट्रीज, दूसरे मुल्कों से हम कंपैरिजन देखेंगे, कौन सी इंडस्ट्रीज हैं वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी इंडस्ट्री जो है कम इंपॉर्टेंट है, फिर इनके प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान में, फिर अब तक इनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, इन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन गवर्नमेंट ने क्या अब तक टैकल किया, ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। फिर इसको कंक्लूड करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। इंडस्ट्रियल पॉलिसी, industrial policy plan of a country, its official strategic efforts to encourage the development and the growth of the manufacturing sector of economy। स्लाइड्स लेना बनाना कोई इतना आसान काम नहीं है जो आपके साथ सारी शेयर की जाती हैं। उम्मीद है आप सारे लेक्चर वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ेंगे, इन्हीं में से आपका एग्जाम होगा। वो कहते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी उस मुल्क का प्लान है जिसके ज़रिए वो स्ट्रेटेजिक एफर्ट करता है कि वो अपने डेवलपमेंट करे और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करे। अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, हुकूमत ने यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने का, आजकल कौन सी इंडस्ट्री की तरफ गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है, इस वक्त गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खोली है कि आप इसके अंदर जितना मर्जी पैसा डालें, जितना मर्जी पैसा लें, इसके अंदर पूछा नहीं जाएगा कि आप प्लॉट है किधर से आया। ब्लैक मनी को भी इवन के यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि आप हम आपका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं पूछेंगे, ले आइए जितनी प्रॉपर्टी आपने लेनी है ले लें, ये सारा मामला जो है इसको टैकल करें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आजकल इसके साथ सीमेंट इंडस्ट्री ग्रो करेगी, सीमेंट इंडस्ट्री के साथ आयरन इंडस्ट्री ग्रो करेगी, फिर लोगों की जॉब्स ग्रो करेंगी, फिर उसके बाद छोटा मोटा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, और जो कंस्ट्रक्शन के साथ मुतल्लिक इंडस्ट्रीज है, ब्रिक्स सीमेंट वगैरह, वो सारी की सारी ग्रो करेंगी। अच्छा जी, अब इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज होती है, और उसके बाद लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करता है, ओवरऑल इकोनॉमिक पोजीशन जो है वो कंट्री की ब्राइट और होपफुल हो जाती है। अब देखिए कि हमारे मुल्क में शापर बनाने का, एक छोटी सी एग्जांपल देने हो, शापर बनाने का ये प्लास्टिक का कारखाना लगता है तो वो आदमी भी लाखोंपति हो जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा बड़े लेवल पे ले जाएं कि जब अमेरिका में C-130 तैयारी बनाने का, या जनाब उसके बाद वहाँ पर लॉकहेड कंपनी ने F-16 F-15 F-12 तैयारे और बनाने का जो है वो, या F-18 तैयारे बनाने का जो इंडस्ट्री लगाई है वो किस लेवल की होगी, या वहाँ पर जनाब बड़े तैयारे जिसको B-52 या B-2 बॉम्बर कहते हैं, या स्टेल्थ फिफ्थ जनरेशन के प्लेन्स कहते हैं, जेट्स कहते हैं, या बड़े रडार है, या नासा के अंदर जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो किस लेवल की होगी। मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपके सामने रखी कि पाकिस्तान में हम एक शॉपर लगाने का कारखाना लगाते हैं तो वो ग्रो करता है, वो उसकी भी डेवलपमेंट है, वो भी चीज़ों की लोगों की ज़रूरियत पूरी कर रहा है, सोसाइटी की ज़रूरियत पूरी कर रहा है। तो फिर जब बड़े लेवल पे हम ये काम ले जाएंगे इंडस्ट्री की, अभी पाकिस्तान में छोटे से छोटा काम क्या है, कई लोगों ने अपने घरों में चिकन ये फार्म बनाए हुए हैं, तो बड़े लेवल पे आप चले जाएं, जैसे टेक्सला जो है वो पाकिस्तान का, या ये कामरा जो है वो बना हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों में हम देखते हैं कि भाई कैसे इसको हैंडल किया जा सकता है, कैसे इसकी सारी सूरत हल हो सकती है, क्या सारा मामला है, कैसे आप इसको टैकल कर पाएंगे। इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो किसने देनी है, इन तमाम चीज़ों की तरफ तवज्जो जो है वो गवर्नमेंट ने देनी है। मेरे और आपके करने वाला काम जो है वो इतना शायद ज़्यादा नहीं है जितना कि गवर्नमेंट के करने वाला काम यहाँ पर मौजूद है।
अच्छा जी, इसके बाद इससे बेहतरी आती है इंडस्ट्री में, इससे सूरत हाल ओवरऑल बेहतर हो जाती है। इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री की तरफ चलते हैं। इंडस्ट्री इज अ प्लेस वेयर फ्रॉम रॉ मटेरियल यू प्रोडक्ट यू कम विद द हेल्प ऑफ लेबर एंड मशीन यू प्रोड्यूस कंप्लीटेड गुड्स। क्या आप जो है वो, मैं 15 मिनट बाद ये बंद कर दूंगा, मीटिंग लॉक कर दूंगा, फिर कोई नहीं आ सकेगा, तो बेहतर है तमाम लोगों से कहें वो मीटिंग ज्वाइन करें, सीआर साहब जल्दी करें। अच्छा जी, अब इसमें जनाब हमारे पास जो है वो इंडस्ट्री की का मतलब है 5 चीज़ों का कम्बिनेशन, मैन, मनी, मटेरियल, मेथड्स और मशीनरी। 5 चीज़ों को आप कंबाइन करते हैं तो आपके पास इंडस्ट्री बनती है, वह अंडर सिंगल रूफ। एन इंडस्ट्री मेक्स ए प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल बाय यूजिंग दी मैनुअल लेबर और मशीन दैट और एंड दैट इज यूजली कैरिड आउट सिस्टमेटिकली विद ए डिवीजन ऑफ लेबर। इसकी मदद से जो आप काम करते हैं वो सारे के सारा डिवीजन ऑफ लेबर की मदद से ये सारा काम आपका कहलाता है। ये क्या कहलाता है जनाब, ये सारा काम कहलाता है आपके लिए, जिसमें हम इंडस्ट्रियल प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारे पास पॉलिसीज 1947 से लेकर 58 तक है। फिर उसके बाद ऑनवर्ड है 75 ऑनवर्ड, ये पॉलिसी सारी की सारी हमारी चलती आई है, इसको हम देखते हैं। सबसे पहले आती है जी 57 टू 58 इंडस्ट्रियल पॉलिसी। ये स्टेज वो थी कि जब लोगों को यकीन था कि अभी पाकिस्तान में पता नहीं उन्हें बैठना है या चले जाना है या अभी ये इंडिया खत्म हुआ हो रहा है या फिर कंबाइन हो जाएगा, लोग डगमगाती हुई सूरत हाल में थे। उस वक्त हमें जो है ना जी वो पाकिस्तान का वो दूसरा बाजू ईस्ट वाला भी हमारे साथ शामिल था मशर की, और उसके बाद दोनों की गवर्नमेंट एक थी। तो उस वक्त हम क्या एक्सपोर्ट करते थे, जूट एक्सपोर्ट करते थे, पटसन करते थे, कॉटन टेक्सटाइल ग्रोथ करती थी, और कंज्यूमर गुड्स जो थे वो बनाए जाते थे, और जीडीपी रेशियो उसको 3.3% ऑफ थी, और मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो थी वो सारी 23.5% के करीब रिकॉर्ड की गई। फिर अगले 10 साल में 58 से 68 तक ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था हमारा टेन्योर। इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुई, फॉरेन एड आई, प्राइवेट सेक्टर ने इंडस्ट्रियाँ लगाई और बैंक्स बने, गवर्नमेंट ने बड़ा बनाया, डैम्स बने, और उसके बाद काफ़ी काम हुआ इसमें। और जीडीपी जो था वो तकरीबन 5.2% हो गया, और इसके बाद लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ जो थी वो 13.5% तक चली गई। इसके बाद जब ये सारी सूरत हाल आई तो उसके बाद आ गया जी वो सेपरेशन हुई हमारी ईस्ट पाकिस्तान की। हमें धचका लगा, वो हमारे बंगाली भाई इनसे अलग हो गए। जब अलग हो गए तो उन्होंने अलग स्टेट का ऐलान कर दिया, और इंडिया ने उनकी भरपूर हेल्प की, और उसके बाद हम वो जंग हार गया। 3 लाख के करीब प्रिजन, 90,000 के करीब ऑफिसर्स और जो थे वो हमारे फौजी जंगी कैदी बने, और सारे के सारे जनाब वो यहाँ पर फिर बाद में भुट्टो की वजह से यहाँ पर वो है। भुट्टो का जो दौर था ये बैड मैनेजमेंट का दौर कंसिडर किया जाता है, 72 टू 77। उसमें आपको मैं बताता हूँ बात कि जो चलती इंडस्ट्रियाँ थी उनके ऊपर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया, 1 रुपया दिए बगैर। इवन दी राइस सस्किंग मिल्स एंड ऑयल एक्सपेलर्स, ये जो तेल निकालने वाले कोल्हू हैं या राइस सस्किंग मिल्स हैं, इनको भी चावल वाले सेलर्स हैं, इनको भी स्पेयर नहीं किया गया और इनको भी ले लिया गया। अब जनाब गवर्नमेंट पैसा तो दिया कोई नहीं, जब कोई पैसा नहीं दिया तो सारी की सारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आपकी रुक गई। तो स्कूल कॉलेजेस सबको नेशनलाइज कर दिया, और उसके बाद जनाब जो ग्रोथ थी वो रुक गई। जितना माल मंगवाना था बैरून मुल्क से मंगवाते रहे, और उसके बाद जनाब ऑयल प्राइसेस में बढ़ गया, फ्लड्स आए, फिर उसके बाद और बहुत सारे मसाइल आए, जाली इलेक्शन हो गए। भुट्टो ने इलेक्शन लड़ा 77 का, और उसके बाद 77 के इलेक्शन में कौमी असम्बली का इलेक्शन आज था, और इसके 27 जुलाई को, और 2 दिन बाद अभी MPA यानी सूबाई असम्बली का होना था वो 29 जुलाई को। तो लाहौर में जहाँ किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर नीला गुम्बद के पास एक सेंटर बना हुआ था, वहाँ पर MNA का इलेक्शन हुआ। तो वहाँ चूँकि धांधली का बड़ा शोर था, तो वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग अफसर था उसने मौलाना अब्दुल सत्तार नियाजी को जनाब MPA के इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया, बजाय इसके कि कौमी असेंबली का रिजल्ट देता, क्योंकि इलेक्शन तो कौमी असेंबली का हुआ 27 को, तो सूबाई का तो हुआ ही नहीं, वो तो भी 2 दिन बाद होना है। तो रिजल्ट पहले बना के भुट्टो के दौर में दे दिए, कहते जाली धांधली हुई, और धांधली भी नहीं धांधला हुआ। उस धांधले में क्या हुआ जनाब, उसमें सूबाई असेंबली का इलेक्शन का रिजल्ट दे दिया गवर्नमेंट ने।
तो वो सारे जितने भी थे उन सारों ने अपनी आंखें फाड़ ली कि यार अभी 2 दिन बाद एमपीए का इलेक्शन हो सकता है, तो इसमें एमपीए कैसे जीत गया आज ही, आज तो कौमी असेंबली का इलेक्शन है। तो भुट्टो के दौर में जो भी जितनी मिसमैनेजमेंट थी, जितने थी, वो सारे के सारे, इवन के यहाँ से फैसलाबाद से, लाहौर से गर्ल्स को अगवा कर लिया जाता, 2-3 दिन बाद उनकी गवर्नर हाउस की पिछली साइड से लाशें मिलती। बहुत बुरा रजीम था, शराब आम थी, चरस आम थी, और उसके बाद नाच गाने गाने वाली औरतें यहाँ पर चंडीगढ़ बाजार में आम थी। सब लोग यहाँ पर जो थे अय्याशी का सामान हर तरह मौजूद था। फिर अल्लाह की ज़ात को तरस आया पाकिस्तान पे और ज़ुल्फ़िकार भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हुई और 5 जुलाई 77 को उसने टेक ओवर कर लिया ज़ियाउल हक ने। अच्छा जी, उस वक्त तक इकोनॉमी का पट्टा बैठ चुका था। 88 से 1998 तक ये जो था, इसमें ये बड़ा सेक्टर था, इसमें थोड़ा रिलीफ है। रिलीफ कैसे आया? रिलीफ ऐसे आया कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज थी उनको गवर्नमेंट ने बनाया, और साथ ही गवर्नमेंट ने ये भी कह दिया कि फूड इंडस्ट्री जो है इसके ऊपर 7 साल तक कोई टैक्स नहीं होगा। एनर्जी सेक्टर में पैसे लगाए गए, वापडा को थोड़ा बहुत हिस्सा प्राइवेट किया गया, वापडा के अंदर वापडा बेरन बॉन्ड्स जो थे वो जारी हुए। तो गवर्नमेंट ने पैसे लगाए यहाँ पर, प्राइवेट सेक्टर को भी इनकरेज किया। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री यहाँ पर, हमारे प्राइवेट सेक्टर के जो यूनिट थे वो उनको वापस किया गया। वो डेड यूनिट बन चुके थे, वाइट एलिफेंट बन चुके थे, उन सब यूनिट को वापस किया गया। तो गवर्नमेंट ने इस पर काफ़ी काम किया। और उसके बाद 1998 में, फिर 99 में उसने टेक ओवर कर लिया मुशर्रफ ने। पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी हैं? टेक्सटाइल, मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ। टेक्सटाइल, ग्लास, शीशा, माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन, ये आप देखते हैं चनौट के इलाके में जो देहात जहाँ से ये सारी की सारी माइंस निकाली जाती हैं। सर्जिकल, सियालकोट में, गुजरांवाले में ये जितनी भी सर्जिकल इंडस्ट्रीज हैं वहाँ बनाई जाती हैं। और वहाँ ऐसा सोफिस्टिकेटेड काम होता है कि छोटे बच्चों के दिल के ऑपरेशन के औजार कितने छोटे होंगे वो भी वहाँ बनते हैं। टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, शुगर है, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी आ गई हैं, बैंकिंग वगैरह भी इसमें शामिल है। लेकिन बहरहाल ये कि वो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, हम उनको इसमें शामिल नहीं करते। ये गुड्स प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज हमने यहाँ पर ली हैं। टेक्सटाइल जो है वो कपड़ा बनाती है, एक्सपोर्ट करती है। टेक्सटाइल जो स्पिनिंग यूनिट है वो सारे के सारे सूत्र बनाते हैं, एक्सपोर्ट होता है। ग्लास इंडस्ट्री शीशा बनाती है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। बड़े बड़े इदारों में, फर्मों में आपने देखा है शीशे के कमरे बने हुए, शीशे के दरवाजे बने हुए, ये सारे के सारे यहाँ से बनते हैं। माइनिंग से सारी की सारी आप देख रहे हैं जितनी भी मादनियात है वो ज़मीन से एक्सट्रैक्ट की जाती है, जिसमें जनाब आपका ऑयल, ये वो सारी चीज़ें, गैस, सारी चीज़ें इससे एक्सट्रैक्ट की जाती है। सर्जिकल में, अस्पतालों में इस्तेमाल होने वाले, मेडिकल के शोबे में इस्तेमाल होने वाले जितने भी हैं, सीआर साहब मैं दोबारा कह रहा हूँ, व्हाट्सएप से सबको मैसेज दें, क्लास ज्वाइन करें। मैं 1 मिनट 2-3 मिनट बाद क्लास जो है वो कंप्लीट करके लॉक कर दूंगा, फिर कोई बच्चा आ नहीं सकेगा, हाजिरी भी नहीं रख सकेगी। सर इनको मैसेज चले जाते हैं कई लोग। बस आप बोले ना, सिर्फ और सिर्फ आपने वहाँ उनको कर देना एक मरतबा, जो है गुफ्तगू नहीं करनी है अपने दरमियान में। आगे जनाब कोई बच्चा भी नहीं बोलेगा, माइक अपने ऑफ रखें। अब जनाब ये सारा मामला जो है वो, जब ये सारा काम इस तरह खराब हो रहा है तो इसको आप कैसे टैकल करेंगे? टैकल करने का फिर इसको एक ही तरीका कार है कि आप सर्जिकल आलात ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, और ये एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं, और ये सारा एक्सपोर्ट में जा रहा है माल पूरी दुनिया पाकिस्तान से। मगर टेली कम्युनिकेशन के आलात जितने पाकिस्तान में बन रहे हैं, सारी पूरे ज़ारे में इंडस्ट्री लगी है टेलीफोन बनाने की। अब तो खैर पाकिस्तान में भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज आ चुकी हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जनाब बहुत सारे मामला हमारे सामने आते हैं। इसी तरह चीनी बनाने की जो इंडस्ट्री है, 42 रुपए चीनी थी, पता नहीं क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, बढ़ते बढ़ते गवर्नमेंट ने इस पे कमीशन बनाया, 90 रुपए में इस वक्त मिल रही है, और गुड़ जो है वो 100-150 से ऊपर जा चुका है। स्पोर्ट्स गुड जितने भी हैं आप एक्सपोर्ट करते हैं। सीमेंट की जो बोरी है वो भी कल 55 रुपए उसमें राइज आ गया, 1 महीने के अंदर 55 रुपए, 1 महीने के अंदर अंदर वो 55 रुपीज़ इंक्रीज कर दी है। गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं है, पता नहीं ऊपर कौन बैठे हुए हैं। हमारी तो समझ से बाहर है कि ये प्राइसेस को क्यों कंट्रोल गवर्नमेंट नहीं कर रही। वो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर के बाद फिर हमारे पास
नेक्स्ट आती है जनाब वो जिसे हम कहते हैं लेदर इंडस्ट्रीज। अभी जानवर हम ज़िबा करेंगे सब लोग, तो वो लेदर यहाँ से प्रोड्यूस होगा और वो लेदर इंडस्ट्री आप यूज़ करेंगे। टेक्सटाइल में क्या चीज़ें शामिल हैं? टेक्सटाइल में हमारे पास जो चीज़ें शामिल है, मेजर कंट्रीब्यूटर फॉरेन एक्सचेंज कॉटन है, कॉटन बेस्ड गुड्स हैं, बेड्स अप्स हैं। तीसरा बड़ा पाकिस्तान दुनिया में एक्सपोर्टर था, अब काफ़ी डाउन आ गए हैं हम इसमें। तो 1.3 मिलियन फार्मर जो है वो 5 मिलियन के करीब जो है वो बेल्स ये करते हैं कल्टीवेट क्रॉप की। उसके बाद 8.5% ये जीडीपी का था, अब कम हो गया। स्कैर्फ है, विंटर शॉल्स हैं, वूल फैब्रिक्स हैं, ब्लैंकेट्स हैं, दीगर प्रोडक्ट्स हैं। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, टोटल एक्सपोर्ट जो है वो 14.8 बिलियन डॉलर की थी हमारी पिछले 2-3 सालों में, अब गिर गई है। एम्प्लॉयमेंट 62 लाख के करीब, 63 लाख के करीब, 60 लाख के करीब लोग इसमें इस वक्त एम्प्लॉय हैं। इसमें सारी सूरत एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ काफ़ी है। बात को आगे बढ़ाते हैं। एक्सपोर्ट कितनी है, ये पिछले काफ़ी सालों की एक्सपोर्ट आपके साथ शेयर है। ये डाटा नेट से लिया गया है, स्लाइड तैयार करनी कोई इतनी ईजी नहीं होती। ये पिछले 10 सालों का डाटा हमारे सामने तकरीबन मौजूद है। मज़ीद आप नेट से लेंगे तो ये मज़ीद आपके सामने सूरत बेहतर हो जाएगी। इसमें 3 ग्राफ हैं, 3 चीज़ें हैं। एक है हमारे पास टोटल एक्सपोर्ट का ये वाला हिस्सा, और उसके बाद जनाब ये है क्या से कहते हैं टेक्सटाइल का, और ये है गारमेंट्स का। तीनों चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। बात को आगे बढ़ाते हैं शुगर इंडस्ट्री। पाकिस्तान में अब शुगर मिलें लगाने पे की इजाज़त नहीं है, क्योंकि अगर शुगर मिलें नहीं अब लगाने की इजाज़त दे देंगे या उनका इलाका शिफ्ट करने की इजाज़त दे देंगे, तो फिर जो जितना भी वो मामला है वीट का, गंदम का, वो सारे का सारा शुगर केन गन्ना लग जाएगा और उसके बाद वो पहले बहरान का शिकार है। 47 में हमारे पास 2 शुगर मिल थे और बढ़ते बढ़ते इस वक्त तकरीबन पौने को 200 के करीब है। 2008 में ये 106 थी। पाकिस्तान टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री है। 15वां नंबर है पूरी दुनिया में हमारा चीनी पैदा करने में। अभी रिसेंटली हमने चीनी बहरान भुगता है, आपको पता ही है। शहबाज शरीफ ने अपने बच्चे को सारी, और फकान वासी ने शहबाज शरीफ के बच्चे को सारी की सारी, और नवाज शरीफ के बच्चों को सारी की सारी शुगर मिलों ने दे दी। जरदारी की बहुत सारी शुगर मिलें हैं, नवाज शरीफ की सबसे ज़्यादा है, जहांगीर तरीन की हैं, और बहुत सारे सेनेटर जो MNM भी बैठे इनकी वहाँ पर हैं। पर कैपिटा कंजम्पशन पर पर्सन जो है वो तकरीबन 26 किलोग्राम यूज़ करते हैं साल में, और उसके बाद जनाब जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन जो है 0.7% के करीब आता है। सीमेंट इंडस्ट्री जो है इस वक्त बड़ा सीमेंट तैयार हो रहा है पाकिस्तान में, एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। स्लरी से बनती है, हम मुख्तलिफ मादनियात मिक्स करके तो सीमेंट बनाते हैं और उसके बाद उसे गर्म करते हैं। उससे स्लरी को फिर पानी डाल के मिक्स किया जाता है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, उसे क्रश किया जाता है। वहाँ जितनी जिस जगह भी सीमेंट का प्लांट लगा है, इर्द गिर्द के सारे रहने वाले लोग जो है वो मोस्टली कैंसर के मरीज हो जाते हैं, क्योंकि वो डस्ट जो है उनके अंदर चली जाती है और उनके अंदर जाती है। इसके बारे में गवर्नमेंट ने कोई अभी आफ्टर कंज्यूमर सर्विसेज या जो इसमें फैक्ट्री हैं उनके लिए कोई काम नहीं किया हुआ। नवाज शरीफ ने अपने दोस्तों को शुगर ये सीमेंट मिले दे दी थी, ये जो है निशात वाला इसको डीजी सीमेंट दे दिया। इसी तरह बाकी नवाज शरीफ जो है वो दे गया। अभी कोई अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट ने इसमें नहीं की, ना ही गवर्नमेंट का इसका चेक है। जो सीमेंट चोर है वो भी लोग वहाँ बैठे। मैंने अभी आपको पहले लेक्चर के शुरू में बताया 55 रुपये पर सीमेंट की बोरी जो है बैग 50 किलोग्राम का, उसके अंदर इजाफा हो गया। कभी ये 200-250 होता था, अब 650-600 के करीब ऊपर जा चुका है। पाकिस्तान एज रहा है 5वीं दुनिया में सीमेंट का एक्सपोर्टर है। पहले कंस्ट्रक्शन हो रही थी वहाँ पर गल्फ में, तो पाकिस्तान से सीमेंट मंगाते थे, अब हमारे अपने मुल्क में ये शुरू हो चुकी है। स्टॉक एक्सचेंज में तकरीबन 22 के करीब, ये पुरानी फिगर है, 22 के करीब ये कंपनी जो है वो रजिस्टर्ड हैं। माइनिंग एंड एक्सट्रैक्शन इंडस्ट्री, कोयला, गैस, मादनियात, नमक, सोना, मार्बल, जेमस्टोन जो हैं ये बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं हमारे। कोयला सिंध में बहुत ज़्यादा था पारकर में, गैस बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा है, साल्ट ख्यूड़ा में बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद गोल्ड जो है ये गिलगित वगैरह वाली साइड पे, और इस तरफ सिंध में जो सैंडिक का मनसूबा, बलूचिस्तान में जो सैंडिक का मनसूबा वहाँ बहुत ज़्यादा है। 100 किलोमीटर एरिया है मैंगल का, ये जो भी रिसेंटली पता मोहम्मद मरी का दमाद है मैंगल उसका, और वो जनाब मैंगल साहब
अभी भी गवर्नमेंट से पैसे मांग रहे हैं। 100 किलोमीटर उसका जाती है, उस पर पहाड़ है उसके, वहाँ से हर बार मार्बल निकलता है और जिम स्टोन वगैरह स्वात के इलाके से निकलते हैं, स्कर्दू और से निकलते हैं। इसी तरह चनौद से कुछ दातें वगैरह निकलती हैं, सोना लोहा चीज़ें वगैरह, सीसा, और इसी तरह यूरेनियम वगैरह ये डेढ़ा इस्माइल खान और डेढ़ा गाजी खान की तरफ से निकलती है। पाकिस्तान में तकरीबन जो है गोल्ड की प्रोडक्शन वो 550 करोड़ US डॉलर के करीब हो सकती है। अगर हम सैंडे का मनसूबा चला लेते हैं तो शायद हमारे कर्ज ही उतर जाए, लेकिन उसको बेच के जाने लगा था नवाज शरीफ के दौर में। वो जो था अरसलान इफ्तिखार, उसका लंडा, तो वो बड़ी मुश्किल से फिर गवर्नमेंट ने रोका और उसको रोक के सारे मामले को टैकल किया। रिजर्व जो है तकरीबन 260 बिलियन डॉलर के हमारे पास इनके रिजर्व अभी बाकी है। उसके बाद है टेलीकॉम इंडस्ट्री, इसमें कंप्यूटर, फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर, उसके बाद आपके टैबलेट्स और ये पैनासोनिक की डिफरेंट आइटम्स, फोन वगैरह, ये सारे इसमें शामिल हैं। टेक्नोलॉजी जो है जब से ट्रांसफर यहाँ हुई है पाकिस्तान में, तो इनकी तरफ भी इम्प्रूवमेंट आई है। टेली कम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस। ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑनलाइन क्लास इस तरह चलेगी, लेकिन जिस दिन गवर्नमेंट ने, वीसी साहब ने हमें ब्रीफिंग दी, तो पहला काम मैंने आके किया कि सबसे पहले अपना चैनल जो था बनाया। चैनल बनाने के बाद जूम को डाउनलोड किया और मैंने यहाँ लेक्चर आगाज कर दिए। एक दिन भी ज़ाया किया। 8 तारीख को उन्होंने हमें कहा है कि ये ऑनलाइन करें। मैंने 2 जून से इनको ऑनलाइन किया हुआ है ताकि स्टूडेंट का हर्ज ना हो। अगर ये टीचर पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये आप तक लेक्चर कैसे पहुंचेगा। और फिर इसकी 2 सूरत हाल है कि ये कुछ दिनों बाद ये वेबसाइट पे भी चला जाएगा और उसके बाद आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ये जो स्लाइड्स हैं ये भी डाउनलोड कर सकेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आप यहाँ से बैठ के इसका सारा सेटअप चला सकते हैं। पूरा लेक्चर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया फौरी तौर पे सब्सक्राइब करें। तो कंट्रीब्यूशन जीडीपी में इसकी क्या है जी, कंट्रीब्यूशन इसकी जीडीपी में है तकरीबन 6% इस वक्त। इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली कंपनियां प्राइवेटली भी काम कर रही हैं, पब्लिकली भी काम कर रही हैं। ये सारी हमारे पास 2-3 लाख के करीब बंदा इसमें एम्प्लॉयड है और पाकिस्तान लीडर है इस वक्त एशिया में, सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इसका इनको सप्लाई करने का। 4G हमारे पास चल रहा है, 3G चल रहा है, 2G चल रहा है, 5G का भी तजर्बा कुछ इलाकों में किया गया है, लेकिन बार ये कि चाइना ने इसका किया है। तो अब जनाब ये हमारे पास टॉप का इंटरनेट भी अवेलेबल होगा। जैज़, भारत, टेलीनॉर और जियोफोन जो हैं वो आ चुके हैं। इससे पहले 2-3 कंपनियां जो थी वो और भी थी, तो वो ख़त्म हो चुकी हैं। मैं मीटिंग को करने लगा हूँ, ब्लॉक मैंने कर दिया है। अब नो वन कैन ज्वाइन द मीटिंग, अब नहीं कोई आ सकता। तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं हमें, क्योंकि जो लोग आधे घंटे में भी नहीं आ सकते वो आ ही नहीं सकते, उनकी प्रायोरिटी नहीं है ये। अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर की सारी आपके सामने हैं। अच्छा जी, मेजर कम्युनिकेशन में PTCL है, यूफोन है, भारत है, टेलीनॉर है, जोंग है, मोबिलिंक है। अब टेलीनॉर जो है अलग काम कर रहा है। इन्होंने बड़ी कॉस्ट भी सेव की है, एक खंभा लगाते हैं और उसके ऊपर सबके जनाब वो काम कर लेते हैं। भारत और मोबिलिंक का मर्जर हो गया है, जिसकी वजह से बाकी कंपनी को टफ टाइम मिल रहा है। ग्लास इंडस्ट्री जो इस वक्त तकरीबन 37 के करीब हमारे पास है, 40 के करीब 37-40 के करीब इस वक्त हमारे पास इंडस्ट्री चल रही है और सारे के सारा जनाब ये मामला चल रहा है, इसको यहीं तक रोकते हैं।